यूक्रेन का अभी अभी क्रीमिया पर हमला। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल से क्रीमिया पर हमला किया है। यह जानकारी सामने आ रही है। ATACMS सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमले किए गए। क्रीमिया में रूस के सामरिक ठिकानों को टारगेट किया गया है। क्रीमिया पर यूक्रेन के बैलिस्टिक हमलों से भड़का रूस। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, कहां तो पुतिन बड़ी तैयारी कर रहे थे नाटो और यूक्रेन को घेरने की, लेकिन इस बीच ये क्रीमिया का हमला, क्या इसके मायने हैं? देखिए, मायने बिल्कुल साफ है। लगातार जो यूक्रेन है वो बेलग्रेड और खासतौर पे जो रशिया के बॉर्डर एरियाज हैं, क्रीमिया आप कह सकते हैं, बेलग्रेड कह सकते हैं, इन पे ज्यादा इंटेंसिफाई अपने अटैक कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रूस जो है वो खार्किव और दूसरे इलाकों में बढ़त बना चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर क्रीमिया उनका एक प्राइम टारगेट लंबे समय से रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस को भी पता है कि क्रीमिया एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अगर कोई भी ज्यादा नुकसान अगर यूक्रेन पहुंचाता, निश्चित तौर पर उसके मायने या फिर आप उसको उसकी ग्रेविटी रूस के लिए बहुत बड़ी होगी। रवि, शुक्रिया सुमित आपका इस जानकारी के लिए। और भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने ओडिशा के तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के जरिए हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 के सफल परीक्षण पर DRDO और भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण ने सशस्त्र बलों के लिए रुद्र M2 प्रणाली की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। और खबर चुनाव से जुड़ी हुई, आज शाम थम जाएगा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। 4 जून को 7वें चरण के लिए होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें और आखिरी चरण के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण में जिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ सीट के लिए मतदान होगा। इस चरण में 57 सीट पर कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 7वें और आखिरी चरण के मतदान के बाद 1 जून को कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। आखिरी चरण में सबसे दिग्गज उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी 2014 और 19 में बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इस चरण में हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी का मुकाबला CPIM के प्रतीकुर रहमान और बीजेपी के अभिजीत दास से होगा। और आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचेंगे पीएम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे पीएम। ध्यान मंडपम में पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी आज आखिरी चरण का प्रचार खत्म करने के बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे। पीएम आज जहां पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे, पीएम आज शाम कन्याकुमारी में सूर्यास्त का नजारा भी देखेंगे। पीएम यहां के ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस समय विजिटर्स के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 1 जून दोपहर में पीएम महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। और पीएम मोदी प्रचार खत्म करने के बाद कन्याकुमारी से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। TV9 संवाददाता सुरभि शर्मा ने वहां के हालात का जायजा लिया। ये जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर तस्वीर देख रहे हैं, ये है कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ आपको बता दें 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ही ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये वही जगह है जहाँ पर आपको बता दें कि विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिन तक ध्यान किया था और विकसित भारत का
सपना देखा था। आपको ये सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ और कपिल एक बार वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा चुके हैं। और पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर सियासत भी हो रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि आज शाम के बाद प्रचार करने की इजाजत नहीं होगी। मोदी जी मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन उसे टीवी चैनल टेलीकास्ट नहीं करेंगे। प्रसारण करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। मैं खुद शिकायत दर्ज करूंगी। कांग्रेस ने भी इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा है। 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। और पीएम के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी सांसद मनोज झा ने तंज किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें 4 जून के बाद ध्यान करने का और वक्त मिलेगा। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ध्यान करें, लेकिन कैमरों को वहां ना ले जाएं। बिल्कुल ध्यान में आप जाइए, हमारी आपको शुभकामनाएं, लेकिन सर कैमरा लेके मत जाइएगा। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना, तो वो ध्यान नहीं होता है, वो थोड़ा सा ढोंग, थोड़ा सा पाखंड होता है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर यूपी के देवरिया में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को दोपहर 1 बजे तक सब साफ हो जाएगा। 3 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। इसके बाद फिर वो छुट्टी पर चले जाएंगे। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। टीवी9 भारतवर्ष से के साथ खास बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखित दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा और एनडीए गठबंधन को 200 से कम सीटें मिलेंगी। मैं इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की, और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। समय देने शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बनेगी। बिल्कुल। बीजेपी ने 4 जून को काउंटिंग के दिन के लिए विशेष तैयारियां की हैं। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने टीवी9 से खास बातचीत में तैयारियों के बारे में बताया है। काउंटिंग की भी अपनी भूमिका होती ही है। अगर जो इतनी मेहनत की और काउंटिंग पारदर्शी ना हो तो उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को 4 तारीख की काउंटिंग के लिए हम सब तैयार कर रहे हैं। लगातार उनके लिए उनके सर्टिफिकेट बन रहे हैं। कोई कहीं से आता है, कोई 50 किलोमीटर, दूसरों को 60 किलोमीटर, कोई उनको सबसे 1 दिन पहले ही सबको पोलिंग जहाँ पे काउंटिंग होती है वहाँ पर इकट्ठा, आसपास कहीं भी इकट्ठा होकर समय से पहले वहाँ पहुँच जाए। और पंजाब में ईडी की छापेमारी में 4 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हो चुकी है। कई जगहों पर ईडी की रेड अब भी जारी है। अवैध खनन मामले में ईडी ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी ने ईडी अब तक करीब 4 करोड़ 6 लाख कैश बरामद कर चुकी है। ईडी की ये छापेमारी करीब 14 ठिकानों पर जारी है। बताया जा रहा है कि रोपड़ जिले के आसपास और ईडी की कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी सूत्रों की माने तो इससे पता लग रहा है कि अवैध खनन से होने वाली कमाई आगे कैसे बांटी जाती थी। ईडी पंजाब के कई सरकारी अधिकारियों से मामले को लेकर सवाल जवाब कर सकती है।
महाराष्ट्र में मनुस्मृति के श्लोकों और गीता के पाठ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ के विरोध में आज सत्ता पक्ष ने पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ के सिलेबस में लागू मनुस्मृति का विरोध करते समय बाबा साहेब का पोस्टर फाड़ने के मामले में सियासत तेज हो गई। बीजेपी सहित पूरे सत्ता पक्ष ने आज जितेंद्र आह्वाड़ के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पोस्टर फाड़ने के मामले में जितेंद्र आह्वाड़ के खिलाफ पुणे में केस दर्ज हो चुका है। वहीं कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन के आरोप में रायगढ़ के महाड़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने लगी है और लगातार विरोध के बाद आह्वाड़ ने माफी भी मांगी है। दिल्ली में बुधवार को गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस आंकड़े को लेकर सवाल उठाए। प्रचंड गर्मी और हीट वेव के बीच बुधवार को दिल्ली ने देश का सबसे गर्म शहर होने का रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली के मंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये सेंसर की गड़बड़ी से हुआ या फिर हकीकत में पारा इतना चला गया, इसकी जांच आईएमडी कर रहा है। तापमान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मंगेशपुर में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड होने वाली बात अभी ऑफिशियल नहीं है। दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत असामान्य है। आईएमडी में हमारे सीनियर अधिकारियों से इस खबर को वेरीफाई करने को कहा गया है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लगातार मिल रहे लावारिस शवों की घटनाओं से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बीते 2 दिन में कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में कुल 21 शव लाए जा चुके हैं। इनमें 1.5 दर्जन शव लावारिस हैं। अधिकतर शवों के बारे में आशंका जताई जा रही है कि गर्मी की वजह से ये मौतें हुई। कोटा में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये मौत कैसे हुई, इस बात की पुष्टि प्रशासन ने अब तक नहीं की है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना उन पर जल्दबाजी है। अस्पताल ने कहा है कि उनका एवरेज ही 6 से 8 बॉडीज आती है, क्योंकि बड़ी जगह है, आसपास में कहीं से भी व्यक्ति यहाँ आता है, तो उस एवरेज के हिसाब से है। राजस्थान में पारा 50 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। प्रदेश के 10 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। जयपुर में गर्मी 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जयपुर का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। फलौदी, करौली, पिलानी जैसे शहरों का पारा 49 डिग्री को छू चुका है। भीषण गर्मी में लोगों की समस्या के समाधान के लिए सीएम भजनलाल शर्मा फील्ड में निकले और जयपुर में पानी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अचानक अलग अलग पंप हाउस का निरीक्षण किया। राजधानी जयपुर में अगले 2 दिनों तक तापमान में राहत के संकेत नहीं है, जबकि 2 और 3 जून को हल्की बारिश होने के आसार है। बिहार में प्रचंड गर्मी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला बुधवार को कई स्कूलों में छात्राओं की तबीयत बिगड़ने और बेहोश होने के बाद लिया गया। दरअसल बेगूसराय और शेखपुरा के स्कूलों में करीब 50 छात्राएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, जिनमें से कई छात्राओं को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। छात्राओं के बेहोश होने पर शिक्षकों में भी अफरा तफरी मच गई, जबकि छात्राओं के परिवार वालों को जब इसकी सूचना मिली तो वो भी स्कूल में पहुंच गए। जिसके बाद भीषण गर्मी के चलते सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए। स्कूलों को 30 मई से 8 जून 2024 तक बंद करने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु के नीलगिरी में 30 फीट गहरे कुएं में एक हाथी का बच्चा गिर गया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल दिया। तस्वीरें तमिलनाडु के नीलगिरी की है, जहां 30 फुट गहरे कुएं में एक हाथी का बच्चा गिर गया। वन विभाग के अधिकारियों को जैसे ही कुएं में हाथी के बच्चे के गिरने की खबर मिली, हाथी का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लगातार कोशिशों के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचाए जाने के बाद हाथी का बच्चा जंगल में चला गया और वन विभाग अभी ड्रोन से उस पर नजर बनाए हुए है। भीषण गर्मी की वजह से शिमला की वादियां भी आग से झुलस रही हैं। वन विभाग के कर्मचारी जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। शिमला के जंगलों में भारी गर्मी के चलते आग अपना विकराल रूप धारण कर रही है। तारादेवी वन क्षेत्र में लगी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही।
स्थानीय लोगों समेत दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जंगलों में लगी आग के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। शिमला के चारों तरफ तारा देवी, मशोबरा, घनाटी, गोलछा समेत कई जंगलों में आग लगी हुई है। करोड़ों की वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। कई जीव जंतु अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कठुआ के बाद राजौरी के जंगलों में लगी आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। प्रचंड गर्मी के कारण जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजौरी के जंगल आग की चपेट में आ गई। आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ। बशौरी बेल्ट के धारा डोगानों से आग लगनी शुरू हुई थी, जो कि धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बड़े पैमाने पर आग बुझाने का अभियान चलाया, जो अभी भी जारी है, क्योंकि जंगलों में फैली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। गौरतलब है कि राजौरी के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल 18 अर्जियों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज फिर इस मामले की सुनवाई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और विवादित ढांचे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। सुबह 10 बजे मामले पर सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी ने वाद की पोषणीयता को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई होगी। मंदिर पक्ष की ओर से शाही ईदगाह पक्ष की सभी 18 अर्जियों को निरस्त करने की अर्जी दी गई। हालांकि मस्जिद पक्ष की तरफ से दाखिल 2 अर्जियों पर मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। बाकी 16 पर मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का जवाब दाखिल करने के लिए मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने समय मांगा। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए आज की तारीख दी थी। और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं मिलने से लोगों का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। पीने के पानी के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जंग लड़नी पड़ रही है। बच्चे पढ़ाई छोड़ते नहीं तो माँ बाप काम छोड़ते हैं जब पानी मिलता है। खाना भी नहीं खा पाते पानी के चक्कर में। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजाना इसी तरह पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोग दिल्ली सरकार पर 2 की जगह 1 टाइम पानी के टैंकर भेजने के फैसले पर सवाल कर रहे हैं। मान लो उसमें ये कह दिया कि 1 ही टैंकर आएगा पब्लिक के लिए, तो पब्लिक मरेगी, जिंदा रहेगी कि क्या करेगी। खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में किसानों ने पानी की मांग के लिए मुक्कोम्बु बांध पर विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुकोम्बु बांध पर किसानों ने अपने राज्य में नदी का पानी छोड़ने की मांग की। किसानों ने कर्नाटक सरकार से मांग की कि वो कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की भी मांग की। बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर दशकों से विवाद बना हुआ है। लगातार दोनों प्रदेशों के किसान और आम लोग पानी विवाद को लेकर प्रदर्शन करते हैं। और असम में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। एनडीआरएफ की मदद से हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। तूफान रेमल के कारण असम में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। तूफान के बाद हुई बारिश से 8 जिलों में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। तूफान के बाद आई बाढ़ के पानी से करीब 40,000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए। संवेदनशील इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं, जो अब तक हजारों लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगह पहुंचा चुकी है। पहाड़ी दीमा हसाओ जिले में बारिश के कारण जनजीवन ठप हो गया। पुरी भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान हादसा हुआ है। यात्रा के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट, कई लोगों के झुलसने की खबर है। ओडिशा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुरी में चंदन यात्रा के दौरान एक हादसा हो गया है और पटाखों के ढेर में विस्फोट हुआ और इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, झुलस गए। और पुणे के सांगवी में फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से सामने आई। यहां के सांगवी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स को सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दीपक नाम के शख्स के मुंह पर 2 गोलियां लगी।
जिससे उसकी मौका वारदात पर ही मौत हो गई। अचानक हुए हत्याकांड की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। युवक की हत्या किसने की और कत्ल के पीछे वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुणे हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। डॉक्टर श्रीहरि हलनोर, डॉक्टर अजय तावड़े और लैब कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तार डॉक्टर श्रीहरि हलनोर, डॉक्टर अजय तावड़े और लैब के कर्मचारी अतुल घटकामले पर आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने में मदद करने का आरोप है। मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन्हें बर्खास्त कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर अजय और नाबालिग के पिता के बीच फोन पर बात हुई थी, जिसमें इन लोगों के बीच डील हुई। डॉक्टर अजय ने डॉक्टर श्रीहरि हलनोर को बताया, फिर दोनों ने ब्लड सैंपल बदल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने शराब नहीं पी थी। तीनों आरोपी डॉक्टर इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं। बंगाल में सीए के तहत नागरिकता देना शुरू। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। हरियाणा और उत्तराखंड में भी दिए गए सर्टिफिकेट। बड़ी खबर है, आज शाम थम जाएगा आखिरी चरण के प्रचार का शोर। 1 जून को 7वें चरण के लिए होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। बड़ी खबर है, आइसलैंड में फिर से ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहता दिखा आग का दरिया।